Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. Here we are with the new video, with the new chapter. हमारा जो यूनिट 4 है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एन ए फ्रैंक की जो खुद की डायरी है, ऑटोबायोग्राफी है, उसमें से ये जो प्रोस लिया गया उसको सीखते हैं। फ्रेंड्स, ये एन ए फ्रैंक जो एक छोटी सी बच्ची हैं, उन्होंने 13 इयर्स के थे तब से अपनी ये डायरी लिखना शुरू किया था। उनकी खुद की जो डायरी है, जिसका नाम उन्होंने खुद ने किटी दिया था, उसमें से ये प्रोस लिया गया है। ये उन दिनों की बात है, या तो एन ए फ्रैंक अपनी डायरी में लिखती भी हैं और उनका फ़ोटोग्राफ भी है, उसके बारे में आपको क्वेश्चन भी आएगा। तो उनका बर्थ जो है 1929 में हुआ था और उनका जो डेथ है वो 1945 में। तो महज वो समझ लीजिए कि 16 इयर्स की एज थी उनकी, और 13 इयर्स के थे तब उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया था। उसके एक रीज़न वो भी बताती हैं कि एल्डर सिस्टर होते हुए ममा और डैडी होते हुए ग्रैंड मदर भी थी, लेकिन वो खुद को अकेला महसूस कर रही थी और वो समझ रही थी कि डायरी, पहले तो वो सोच रही थी कि डायरी लिखना इतना स्ट्रेंज है, लेकिन फिर उनको ये एहसास होता है कि हमारे पास कोई एक फ्रेंड होना चाहिए, और फ्रेंड जो है वो अगर डायरी के रूप में हो तो दैट इज़ रियली गुड। तो शी इज़ थिंकिंग दैट आई शुड राइट डायरी। then she has started to write a diary, okay, as in the age of 13. so उसमें से ये प्रोस लिया गया है और इसमें उनका जो परिचय दिया गया है उसमें ये फ़ोटो है जो आपके पेज नंबर 48 पे दिख रहा है। उसके नीचे लिखा भी है, देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल फ़ोटो है एक गर्ल का जो एन ए फ्रैंक है। दिस इज़ अ फ़ोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम। पूरी ज़िंदगी वो ऐसा देखना चाहती है। देन आई वुड मे बी हैव अ चांस टू कम इन हॉलीवुड। जो इंग्लिश मूवीज़ हैं, इंडिया के बाहर जो मूवीज़ बनती हैं, हाँ, इंग्लैंड में या तो अमेरिका में, उसको हॉलीवुड नाम दिया गया है। तो वो मजाक कर रही है यहाँ पे, या तो वो लिख रही हैं कि अपने आप को इतना ब्यूटीफुल महसूस कर रही हैं। हाँ, 10 अक्टूबर 1942 को ये फ़ोटो के नीचे उन्होंने ऐसा लिखा था कि मैं पूरी लाइफ ऐसे जीना, ऐसे दिखना चाहती हूँ, और अगर ऐसा हो गया तो मैं हॉलीवुड में मुझे एंट्री मिल सकती है, मुझे चांस मिल सकता है। ठीक है। तो ये डायरी में उन्होंने ये भी लिखा है कि वर्ल्ड वॉर 2 की ये बात है। नेदरलैंड्स, वो जर्मनी के थे और नेदरलैंड्स में भी रह रहे थे, तो वहाँ पे उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉर मूव करना पड़ता था, और ऐसे 2 साल उनको कहीं पे उनके फादर की जो ऑफिस थी उसके रूम में पूरे एक ग्रुप के साथ छुप के भी रहना पड़ा था, और इसकी वजह से वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और वो अपनी जो डायरी है वो लिखना शुरू करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और ये जो प्रोस है पेज नंबर 50 से शुरू होता है, उसको देखते हैं। पेज नंबर 49 पे एक बहुत ही अच्छा सा एक्टिविटी दिया गया है, किस तरह से डायरी लिखते हैं हम। तो डायरी राइटिंग, या तो जब लेटर राइटिंग आएगा तब मैं आपको ये भी बहुत ही डीपली समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अभी पेज नंबर 50 पे हम ये प्रोस शुरू करते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। मेरे जैसे किसी के लिए, एन ए फ्रैंक बोलती हैं कि डायरी में कुछ लिखना वो बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत ही अननोन एक्सपीरियंस है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर नो ऑन नाइदर आई नॉर anyone else will be interested in the musing of a 13 years old school girl। कि भाई क्यों स्ट्रेंज लग रहा था कि भाई इसलिए नहीं कि मैंने कभी आज तक लिखा नहीं था, या मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, या तो लेटर पे कुछ लिखा हुआ तो लोग पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 13 साल की एक स्कूल गर्ल की डायरी में कुछ लिखा होगा, उसके लिए इंटरेस्टेड कितने लोग होंगे, ये सोच के उनको स्ट्रेंज एक्सपीरियंस लिख रहा था। ओ वेल, इट डजेंट मैटर
चलिए वो कोई बात नहीं, लोग पढ़ें लोग क्या सोचें, मुझे लिखना है। आई फील लाइक राइटिंग, मैं ऐसा फील कर रही थी कि मुझे लिखना चाहिए। एंड आई हैव एन एवर इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। फिर ये ऐसा पोजीशन थी, मैंने आपको बताया ना सेकंड वर्ल्ड वॉर की, कि उनको लगा कि मेरी अभी पोजीशन ऐसी है कि मैं ऐसा सब कुछ करूं। पेपर हैज़ मोर पैसन देन पीपल। हाँ, पेपर के पास मोर पैसन्स होता है पीपल के। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands। जब एकदम फ्री, मैंने आपको बोला था ना सेकंड वर्ल्ड वॉर की लिए नेदरलैंड्स के लोगों को छिपना छिपाना पड़ता था, क्योंकि नाजी का जो तनाव था वो बढ़ गया था। नाजी लोग हर्ट कर रहे थे नेदरलैंड्स के लोगों को, इसलिए उनको घर पे बैठ के अकेले ही बैठना पड़ता था। चिन इन माई हैंड्स की, अपने चिन के ऊपर हाथ या तो चिन अपने हैंड्स में लेके, इट मीन्स विदाउट एनी वर्क, बोर्ड एंड लिस्टलेस, बोर होते हुए और विदाउट एनर्जी, लिस्टलेस मतलब और किसी इंटरेस्ट के बगैर, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और टू गो आउट, घर पे ही बैठना चाहिए कि बाहर जाना चाहिए, ये सोचते हुए एकदम फ्री बैठे। इट फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, मैं जहाँ पे थी वहाँ पे ही बैठी रही। बोरिंग, बोर होते हुए। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly refer to as a diary, जिसे हम डायरी कहते हैं, उसको जब तक मैं दूसरों को पढ़ने का चांस नहीं दूंगी, इट मीन्स मैं जब तक लिखूंगी नहीं तब तक लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में, उसके रिजल्ट पे हम नहीं जा सकते ना। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मैं रियल फ्रेंड मुझे नहीं मिलता, इट प्रॉबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, तब तक ये कोई मायने नहीं रखता, ये कोई डिफरेंस नहीं रखता। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्ट मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरे पास दूसरा कोई फ्रेंड नहीं था, इसलिए मैं डायरी को फर्स्ट प्लेस पे रखना चाहती हूँ और डायरी शुरू करती हूँ। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन will believe that a 13 years old girl is completely alone in the world। देखिए, मैं लिखना चाहती हूँ और जब तक ये लोग ये समझने ना लें कि एक 13 साल की बच्ची सिर्फ अकेली है पूरे घर में, एंड आई एम नॉट, पूरी घर में क्या, पूरी दुनिया में, और वो बोलती हैं कि एंड आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16 years old सिस्टर एंड देर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स। 30 ऐसे लोग हैं जिसको मैं फ्रेंड्स बुला सकती हूँ। एक 16 साल की एल्डर सिस्टर है, एकदम लविंग पेरेंट्स है मेरे पास। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास फैमिली है, मेरे फैमिली में रहती हूँ। लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, बहुत ही अच्छा होम है, और मेरी जो आंट्स हैं, आंटी हैं, हाँ, वो एकदम लविंग है। ऑन नो वन द सरफेस आई सीम्स टू हैव एवरीथिंग, यहाँ पे एने कह रही हैं कि नो ऑन द सरफेस आई सीम्स टू हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ दिख रहा है ऊपर से हम देखें तो, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, मेरे पास कोई एक अच्छा सा सच्चा सा दोस्त नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम, मेरे पास जो फ्रेंड हैं वो सब कुछ बहुत ही अच्छा टाइम उनके साथ मैं स्पेंड कर सकती हूँ, सब कुछ है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी थिंग्स, मैं दूसरा कुछ नहीं लेकिन जो नॉर्मल थिंग्स होती हैं वो सब कुछ मैं बोल सकती हूँ। ये आपके लिए भी एक लेसन है कि सबको सब कुछ नहीं बताया जा सकता। एक ट्रू फ्रेंड होता है जिसको हम कॉन्फाइड, आगे वर्ड आ रहा है, ऐसा कर सकते हैं। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, यहीं पे एक प्रॉब्लम था। मे बी इट्स माई फॉल्ट, वो उनका फॉल्ट था, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, हम एक दूसरे को हमारी जो पर्सनल थिंग्स थी वो नहीं कह पा रहे थे। हाँ, in any case that's just how things are, and unfortunately there are not liable to change। this is why I have started the diary, और ये सब रीज़न था, वो बदलने वाला नहीं था। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हम स्टार्ट नहीं करने वाले थे, तो इसीलिए फाइनली मैंने डायरी लिखना शुरू किया।
लास्ट पैराग्राफ में देखते हैं. To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary that the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend as Kitty. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि उसकी डायरी का नाम क्या था तो किटी. जैसे सब लोग अपनी डायरी लिखते हैं और उसमें जोट मतलब टू राइट ऐसा कुछ लिख देते हैं, सब कुछ फैक्ट जो सही सही हुआ था जो है, ऐसा मैं नहीं करना चाहती थी मेरे इस फ्रेंड के साथ. मुझे एक फ्रेंड चाहिए था जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर तो कर सकूं लेकिन हंसी खुशी से उसके साथ रह भी सकूं. इसलिए मैं इसलिए डायरी लिखना शुरू किया और उसको नाम भी दिया, उसको फ्रेंड भी बनाया और उसका नाम दिया किटी, KITTY. ठीक है. चलिए अब इसका पेज नंबर 51 पे 3 क्वेश्चन है ऑरल कॉम्प्रिहेंशन, वो करते हैं. Yes, here there are. What makes writing in a diary a strange experience for an Anne Frank? Anne Frank, इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि Anne Frank was thinking that it is a really strange experience for someone like her, because not just that what the people they are going to think, but she was thinking that only 13 years school girl, what is she writing and what will be the readable in that diary. So that she was thinking that really a strange experience to write in a diary. Okay. Second question, why does Anne want to keep a diary? Okay. In those situation of this World War II, Anne Frank was really alone in the world. Even though she was having loving parents, elder sister, loving aunts, 30 peoples that who can to whom she can call friends, but on the surface everything was that, but she was not having confide friend. So she wants one like this, and she was not having mood to make any human friend like this. So she is thinking that she should keep a diary. Okay. Third question, why did Anne think she could confide more in her diary than in people? इसका आंसर भी सिमिलर है सेकंड के जैसा ही. Anne Frank was having a loving family, almost 30 people to whom she can say friend, but she was having nature that she was not confined with each other, with other friends. Okay. So she was thinking that she should have pages or a diary, a non-living thing to whom she could confide more. So we can say that Anne Frank think she could confide more in her diary than a people. चलिए अब इसके नीचे जो एक 2-3 पैराग्राफ हैं पेज नंबर 15 पे, वो कर लेते हैं. Since no one would understand a word of my story to Kitty, if I were to plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. मुझे ये अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन मैं ऐसा सोच रही हूँ कि जो मैं किटी में मेरी जो डायरी में लिखने जा रही हूँ वो शायद लोग समझ पाएँ या तो मेरे वर्ड को पूरी तरह से उसका मीनिंग जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें. इसलिए मैं जो मेरा पूरा जो स्केच है मेरे बारे में जो है वो मैं बताना चाहती हूँ. उसके बारे में, उसके फैमिली के बारे में सब कुछ. माई फादर द मोस्ट एडोरेबल यानी कि ऑनरेबल फादर आई हैव एवर सीन didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. Okay. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on
जून 1929। ये डेट्स आपको याद रखनी है। छोटे छोटे क्वेश्चंस में या तो ब्लैंक्स में ये पूछा जा सकता है। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। आई lived in Frankfurt until I was 4. It means 4 years. My father immigrated to Holland in 1933. My mother Edith हॉलैंडर फ्रैंक, एक ही बार शायद उसका नाम आएगा ये पूरे प्रोस में, आपको याद रखना है। जो उनके फादर का नाम है, उनकी सिस्टर का नाम है, उनकी मदर का नाम है, ये डेट्स हैं, वो दूसरा कोई एक्सप्लेनेशन इसका नहीं होता है, आपको याद रखना है। वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर वाइल मार्गोट एंड आई वेर सेंट टू अचिन प्लेस का नाम है, टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर। उनके ग्रैंड मदर के पास उनको भेज दिया गया था। उनका फादर थे, उनकी मदर थी। उनके फादर 36 ईयर के हुए और उनकी मदर 25 ईयर्स की हुई तब उन्होंने शादी की और उनको एक बड़ी बेटी मार्गोट जो हुई, जो फ्रैंकफर्ट में उसका बर्थ हुआ इन 1926 और 12 जून 1929 को एने फ्रैंक का बर्थ हुआ और फिर वो लोग वहाँ से माइग्रेट हो गए हॉलैंड के लिए 1933 में। 4 साल वहाँ पे वो रहे। उसके बाद उनको उनकी ग्रैंड मदर के पास दोनों को भेज दिया गया। ठीक है, मार्गोट और एने फ्रैंक को। ठीक है, मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गोट जो है वो दिसंबर में हॉलैंड चली गई एंड आई फॉलोड इन फरवरी। 3 मंथ के बाद वो भी गई। व्हेन आई वाज प्लंक डाउन मतलब एन इनफॉर्मल वर्ड, पुट डाउन इन अ कैजुअल वे, पीछे रख दिया गया, ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। ठीक है, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। बच्चों को ऐसा हो जाता है, देखिए 2 बच्चे होते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि हमें हमारे पेरेंट्स कम प्यार करते हैं और हमारे भाई या बहन है उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, तो ऐसा यहाँ पे उनको फील हुआ। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। उन्होंने केजी स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल स्टार्ट किया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6 साल की थी तब तक वो वहाँ पे रहे। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। In the 6th form, my teacher was Mrs. Couperus, the headmistress. वो टीचर भी थी और हेडमिस्ट्रेस भी थी। हाँ, टीचर्स ऐसे होते हैं, वो याद रह जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे ऐसा ही है। एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल जब पूरा हुआ, वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। हमें एक दूसरे से अलग होना था, ठीक है ना, तो हमारा दिल दुखे ऐसा हमारा फेयरवेल हो रहा था, तो दोनों हम रो रहे थे। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इन इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन। छोटा सा सेलिब्रेशन हुआ उस साल, क्योंकि 1941 में सेलिब्रेशन ज़्यादा नहीं कर पाए। ग्रैंडमा जो है वो बीमार हो गई थी और उनको एक ऑपरेशन भी करवाना पड़ा था। भी देखिए तो पहले भी हुआ कि मार्गोट की बर्थडे प्रेजेंट के लिए उनको पीछे रख दिया गया था। एने फ्रैंक को पीछे रख दिया गया था। उनके बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, बर्थडे गिफ्ट भी मिला उनको। फिर दूसरी बार भी ग्रैंडमा जब बीमार पड़ गई तब भी उनका बर्थडे। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, आपके दिमाग में भी बहुत असर करती हैं। हाँ, तो यहाँ पे भी उनको ऐसा लगा, इसलिए उन्होंने कहा था कि मेरे पास लवली फैमिली है, लेकिन सरफेस पे सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं अकेली हूँ। देखिएगा ये थिंकिंग एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। 1942 के जनवरी में ग्रैंडमा ऑफ हो गए, डेड हो गए, उनकी एक्सपायर हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद किसी ने भी ये नहीं जाना कि मैंने ग्रैंडमा को कितने दिनों तक याद किया और आज भी उनको प्यार करती हूँ, जब ये डायरी लिखते थे तभी। हाँ, दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the others and grandma's candle was lit along with the rest। हाँ, तो इस साल भी इतने अच्छी तरह से जो बर्थडे था वो नहीं मनाया गया, तो फिर से एक बार दिल में आ गया कि मेरे बर्थडे पे टाइम पे ही ये सब होता है।
हाँ, the four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary। वहाँ से उन्होंने 1942 से जो है वो डायरी लिखना शुरू किया। देखिएगा। हाँ, चलिए इसके ऑरल कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। यहाँ तक कि इंट्रोडक्शन था, ठीक है ना। इसमें से ही छोटे बड़े क्वेश्चंस आएंगे और पीछे जो है वो उनका डायरी का एक जो पेज है, वाक्या है, वो लिखा गया है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऑरल कॉम्प्रिहेंशन के 2 क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। व्हाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ केस स्केच ऑफ हर, पहले पैराग्राफ में इसका आंसर है। Anne Frank was thinking that if anyone is not going to understand my words, what I have written in the kitty, I should better give my whole brief sketch. So she was thinking that she has provided a brief sketch of her life. Okay. उसके बाद second question, what tells you that Anne loved her grandmother? Anne was thinking about her grandmother for a long time after her death also, and she has not celebrated her birthday when she was ill, and on the directly second years when she has died also it has happened the same thing. And after her death she was thinking about her grandmother, and still she is loving to her. She has written in her kitty these things. From that we can understand that Anne loved her grandmother very much. ठीक है। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चंस के आंसर और ये जो हार्ड वर्ड्स हैं, ग्लोसरी है, वो लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये चैप्टर हम पूरा करेंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर है, इसकी जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में इसका जो थर्ड पोर्शन है वो और इसके क्वेश्चन आंसर है वो इसके साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।